तो प्रिय विद्यार्थियों, तलपट आज हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें आपने पहले खाता बही हम कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हुआ था लेखांकन में, ये एक अपना चरण है जिसमें हमने प्रविष्टियां कर ली, खाता बही में खतौनी कर दी, सहायक बहियां बना ली। इसके बाद आता है तलपट। तलपट में क्या करेंगे और तलपट है क्या? ये जो अध्याय है दो चरणों में विभक्त है। दो चरण में, पहले में है कि तलपट किस प्रकार बनाया जाता है, और दूसरे चरण में तलपट में यदि कोई अशुद्धियां रह जाती है तो उनका कैसे, उनको अशुद्धियों को दूर करना है। तलपट और अशुद्धियों का सुधार, दो टॉपिक इसमें आएंगे आपके। तलपट का अर्थ, व्यवहार में होने वाले समस्त व्यवहारों को सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखे की बहियों में लिखा जाता है। लेखन कार्य के पश्चात उन व्यवहारों को खाता बही में खतौनी की जाती है। हम लोग कर चुके हैं। व्यवहारों के लेखांकन, उनकी खतौनी, खातों के योग तथा शेष निकालने की में कोई गणितीय अशुद्धि न रह जाए, इस बात की पुष्टि करने के लिए जो तालिका या सूची बनाई जाती है उसको हम तलपट कहते हैं। यानी हमने प्रविष्टियां कर ली और उसके बाद में हमने उन प्रविष्टियों के आधार पर खाता बही में उनके सबके खाते खोल दिए। अब उन खातों में कोई किसी प्रकार की गणितीय अशुद्धि न रह जाए, इस बाबत जो हम तालिका या सूची बनाते हैं उसको हम तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस, अर्थात जिनकी जितनी राशि नाम पक्ष में लिखी गई उतनी ही जमा पक्ष में लिखी जा चुकी है, यह तलपट में हमें देखना है। तलपट का मिल जाना, अब विशेष बात है, इस बात को ध्यान रखना, तलपट का मिल जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि प्रारंभिक लेखों की बहियों तथा खाता बही में कहीं भी अशुद्धियां नहीं है। देखो दो चीजें हैं, एक अशुद्धि और एक गणितीय अशुद्धि। तो तलपट मिल गया इसका मतलब गणितीय अशुद्धि तो नहीं है, लेकिन और कोई अशुद्धि तो रह सकती है। व्यापारी द्वारा तलपट का निर्माण उसकी आवश्यकता अनुसार, अब यह कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर भी किया जा सकता है। बैंकों द्वारा तो इसे प्रतिदिन बनाया जाता है, दैनिक तलपट बनाया जाता है, जिसे शेष बही कहते हैं। सामान्यतः अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य से वर्ष के अंतिम खाते कब बनते हैं? वर्ष के अंत में। अंतिम खाते में तीन प्रकार के खाते आते हैं हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अंत में बनाया जाता है। अंतिम खाते बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतिम खातों का आधार क्या है, अंतिम खाते किससे बनाए जाते हैं? उसका बेसिक है तलपट, आधार तलपट है उसका। परिभाषाएं, कार्टर द्वारा परिभाषा दी गई। तलपट खाता बही के खातों से निकाले गए नाम व जमा शेषों की एक सूची है। इसमें रोकड़ बही के रोकड़ तथा बैंक शेषों को भी शामिल किया जाता है। ये मूल बात यह है कि जितने खाते हमने खोले खाता बही में, उन सारे खातों के, वो चाहे तीनों प्रकार में किसी भी प्रकार का खाता हो, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता या नाम मात्र का खाता, सभी खाते जो हमने खोले उनको हमें तलपट में लिखना है। दो परिभाषाएं और दी गई हैं। तलपट की विशेषता क्या है कि ये एक सूची या विवरण पत्र है, ये कोई खाता नहीं है। ये बात, इस बात को ध्यान रखना। इसमें खातों के योग या शेष लिखे जाते हैं। आगे आएगा इसमें कि तलपट बनाने की विधि है, तीन विधियां हैं, एक योग विधि, एक शेष विधि, एक योगों एवं शेषों द्वारा। तो इसमें क्या लिखा जाता है? खातों का या तो योग लिखेंगे या शेष लिखेंगे। समस्त खातों में लेखांकन पूर्ण हो जाने के पश्चात ही इसे बनाया जाता है। सगड़ा काम आप लेखांकन को पूरा कर लेने, बाद में इन्हें बनाई जाए कैसे है? इसे जर्नल तथा खाता बही में खुले खातों की गणितीय शुद्धता की जांच होती है कि वहां किसी प्रकार की कोई गणितीय अशुद्धता तो नहीं लगी हो। ये अंतिम खाते बनाने के लिए आधार है, पहले भी आ चुकी है बात। खाता बही तथा रोकड़ बहियों की सहायता से तैयार किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के खाते, ये आ गया नाम आपका व्यक्तिगत, वास्तविक या अवास्तविक, जिसे हम व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र, तीसरा जो नाम देते हैं, का समावेश होता है। देनदार व लेनदार की संख्या अधिक हो जाती है। एक व्यापार में मान लो राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, हजारों लोगों का माल बेचा। अब उन सब के हम खाता बही में खाते खोलते हैं, तो एक जगह यदि इतने नाम लिखेंगे तो तलपट हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जितने हमें लोग पैसे देने वाले हैं उनको हम टोटल डेटर नाम लिख करके एक खाता खोल देते हैं। जिन्हें हमें भुगतान करना है, अपना मांग तोड़ा है ना वे, बंग नाम के लेनदार, तो आप बंग उसको को एक टोटल क्रेडिटर अकाउंट नाम लिख ले। उद्देश्य, उपयोगिता या महत्व क्यों बनाया जाता है? गणितीय शुद्धता की जांच के लिए।
तलपट का पहला जो उद्देश्य है ना, वो है कि ये गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। तलपट का मिलना इस बात का सिद्ध कर देता है कि एक नियम है ना हमारा डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि जितने किसी एक नाम को एक जमा चाहिए, तो किसी प्रविष्टि में जितने से वो नाम हुआ है कोई खाता, उतने से जमा भी होगा। अब हम सारे जो खाता बही में खाते खोले वो सारे यहां आएंगे, तो नाम जितने से हुआ है उतने से जमा भी हमें मिलेंगे। हम जमा मिलेंगे तो तलपट में डीआर और सीआर दो कॉलम होंगे, उन दोनों का योग क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका अर्थ यह कभी नहीं होगा कि भइयों में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तलपट का मिलान हो जाने के पश्चात भी भइयों में कई अशुद्धियां रह जाती है, ये हमें आगे दी जाएगी। दो प्रकार की अशुद्धियां वैसे मेन होती है, एक जिनके अशुद्धियों के होने पर तलपट मिल जाता है, और कुछ अशुद्धियां ऐसी जिनके होने पर तलपट का मिलान नहीं होता। अंतिम खातों का आधार है ये, काफी बार बात आ गई है। खातों का सारांश, तलपट में केवल खातों के योग या शेष ही दिखाए जाते हैं। इसका विस्तृत विवरण पहले ही हम कर चुके हैं खाता बही में। यह तलपट का प्रारूप है। ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जितने हमारे खाते हैं उनके नंबर आ जाएंगे। नेम ऑफ लेजर अकाउंट, जो खाता बही में हमने खाते खोले हैं उनका नाम लिखना है। जैसे कैपिटल है, कोई एसेट्स है, कोई लेनदार है, देनदार है, सबके नाम आएंगे। लेजर फोलियो नंबर LF वो आ जाएगा, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, वो खाता कितने से नाम हुआ या कितने से जमा हुआ, ये तो शेष विधि में आएगा। योग विधि में जब हम करेंगे तो वो खाता नाम भी होगा और जमा भी होगा, दोनों राशि लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए एक राम का खाता है, हमें उसने भुगतान किया भी और पाया भी, तो दोनों कॉलम में हमारी राशि आएगी। सर्वप्रथम उस फर्म का नाम लिख दिया जाता है ऊपर, ट्रायल बैलेंस ऑफ राम एंड श्याम सन्स एज ऑन, जिस तारीख को हम बना रहे हैं वो तारीख लिख देंगे। बाकी चीजें मैंने बता दी आपको, वो आ जाएगी। तलपट बनाने की विधियां, तलपट बनाने की 3 प्रमुख विधि है। पहली योग विधि, दूसरी शेष विधि, तीसरी योगो एवं शेषों द्वारा। तीसरी कोई भी अलग से कोई विधि को नहीं है। पहला नाम है योग, जहां भी मैं दोनों खाता को आप योग कर जोड़ करना है। दूसरी में आप शेष निकाल जी चीज ज्यादा है बिना कम हरे में घटा दिया, यानी एक 5,000 एक 3,000 है, तो 2,000 नाम में ज्यादा है तो नाम में आप डीआर साइड में 2,000 रुपया लिख देगा। तीसरी योगों शेषों द्वारा विधि है, तो एक महीने पहली का 2 अलग कॉलम, दूसरी का 2 अलग कॉलम, दोनों ने शामिल कर दिया, भी को नाम हो गया योगों शेषों द्वारा विधि। खातों के योग द्वारा तलपट बनाने की योग विधि। योग करना है, अब इतना पढ़ाने से अच्छा है मैं सीधा बता दिया मैंने आपको, वही चीज है। शेष में हम शेष निकालेंगे, इसमें भले ही देख लो आप, इस प्रकार जमा पक्ष का योग नाम पक्ष के योग से अधिक होने पर अंतर को, ये मैंने अभी बताया आपको 5,000 मैंने नाम में ज्यादा बताया था, 5,000 नाम में ज्यादा है, 3,000 जमा में है, तो जिधर जो ज्यादा है वही उसका शेष हो जाएगा। और तीसरी आपकी, जैसे एक उदाहरण दिया है, अब इसमें क्या है, योग विधि से तलपट बनाइए। योग विधि से, अब कैपिटल अकाउंट है बाई कैश 1 लाख रुपए, तो कौन सी साइड है इसकी, जमा। तलपट में कौन सी साइड में लिखा जाएगा, जमा में। मशीनरी डीआर साइड में 20 और 5 25, राम में सीआर साइड में 20,000, ड्राइंग में कैश और परचेज 10 और 5 15,000। मोहन का अकाउंट देखो दोनों साइड है, 20 और 10 30, 15 और 10 25। अब यहाँ शेष योग विधि से बना तो दोनों साइड को योग कर दो। राम का मोहन का खाता है 30,000 नाम में लिखना है और 25,000 जमा में लिखना है। शेष विधि से बना आ साइड ज्यादा है जाएगा, नाम पक्ष में 5,000 लिखांगा। शेष की तो निकले देखो 20 और 10 30, बिना के 15 और 10 25, 5,000 रुपया नाम में लिख दिया। योगों है शेषों द्वारा में कोई अलग चीज को नहीं, दोनों जगह 2-2 कॉलम आप बना रहे हैं, का बनबी में दोनों कर देना है। ये हरिको अकाउंट है, डिस्काउंट है, सेल्स रिटर्न है, नवावली है, परचेज रिटर्न है, वेजेज है, रेंट है, सैलरी है, सेल्स अकाउंट है, लॉस बाय फायर है, परचेज है, कैश है। 1 15 और 10 25, 25 और 30 35 45 55, इंग्ली साइड और जोड़नी है। अब देखो और ट्रायल बैलेंस एज ऑन तारीख आदि सी नेम, जितना नाम आप अभी पढ़िया टोटल खाता खोलना है। विधि कौन सी है, योग विधि। कैपिटल अकाउंट 1,500 महीने 1 लाख, मशीनरी अकाउंट 25,000 हो, राम को खातो शेष विधि से क्या ये
न योग्य। राम अकाउंट 20,000, ड्रॉइंग अकाउंट 15,000। अब देखो मोहन को खातो आप देखे ना 30,000 जोड़े भी आप 25,000, तो दोनों का नहीं आ गया। हरी को अकाउंट 15 और 12,500, 1500, 2,500 टोटल खाता आप देख लीजिए 3,95,000 इन्हें टोटल है, 3,95,000 इन्हें टोटल है। कोई अलग चीज को नहीं कि तो सरल काम है, बट से नाम उठाना है खातो। एक का नहीं है तो एक का नहीं लिखना है, दोनों का नहीं है तो दोनों का नहीं लिखना है। जोड़ना आवे ही है, पहली क्लास की चीज है। जोड़ तो आवे है या को नहीं आवे? देखो उदाहरण से क्या एक को शेष विधि से हल कीजिए। अब वही सवाल है, अब क्यू आर क्या करना है? शेष। अब एक चीज याद रखा, बहुत बड़ा सवाल है और यहाँ सरल सो सवाल है, याद रखना चीज थोड़ी हो 1 लाख। अब देखो मोहन को अकाउंट ओबी में, और ये मोहन डीआर में कितना 30,000, सीआर में कितना 25,000, तो अठे कितना आ गया 5,000। जिकी साइड में ज्यादा ओबी में लिखना है। कैश को अकाउंट और एक कैश अकाउंट ये रहो। अब कैश अकाउंट में जितना भी रुपया मान लो 1,44,000 डीआर और 1 लाख सीआर में, तो ज्यादा कि में डीआर में, तो डीआर में कितना ज्यादा 44,000 अठा गया। अब टोटल तो चेंज है 2,13,500 आयो शेष विधि से। योग विधि में तो दोनों साइड को योग करियो आप, ये बार शेष निकाले टोटल तो कम हो, लेकिन साइड दोनों में 2,14,500 ही आना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब योगों ने शेषों द्वारा विधि इस एक में था दोनों दिख जिसी हट है बे 2 कॉलम देखो, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो नंबर, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, यानी योग विधि और शेष विधि। अब वो अठे देखो, पहले योग विधि में देखो 1,25,000, तो आपस जिका में एक ही साइड में ने बीमो तो एक नहीं चाल सी पर वो अठा गयो 30 और 25। योग विधि में तो दोनों साइड आ गई ने। शेष विधि में देखो क्या है खाली 5,000, कौन सी साइड में ज्यादा है? डीआर में है। कैश को बैलेंस भी अभी हमेशा डीआर ही होवे। डिस्काउंट देखो 15 और 12,500, 2,500 डीआर में आ गया 1,500 और 2,500, तो सीआर में आ गया 1,000, 1,000 खाली डीआर है 18,500 नाम है, 25,000 जमा है, 6,500 जमा में आ गया, 11,000 सिंगल है, 8,000 सिंगल है, 12,000 सिंगल है। सिंगल की भी कोई वैल्यू नहीं भेजा खाता की करे हूं दूसरे अर्थ में मत जाओ। 95,000 और 13,000 82,000 नाम हो गया, 1,55,000 नाम, 1,11,000 जमा, 44,000 नाम आ गयो, 10,000 नाम है। इनमें 3,95,000 टोटल आवे दोनों खनी, इनमें 2,13,500 आवे। खातों की पहचान करके तलपट बनाना। अब देखो 3 प्रकार का खाता है, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाता। कौन सो खातो नाम है, कौन सो खातो जमा हुए, की को बैलेंस हो। हालांकि बात पहले कई बार हो चुकी है, फिर भी देखो कुछ व्यक्तिगत खातों के नाम शेष होते हैं और कुछ के जमा शेष होते हैं। जमा शेष वाले खाते कौन से? यानी जिनका बैलेंस सीआर होता है। तलपट में एक ही चीज देखनी है अपन कि इन्हें लिखना कौन सी साइड में है, अब तो ही है खाली, और कोई अलग से चीज को नहीं है। जमा शेष वालों में पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट अपन देखो दूसरे तरीकों भी है, कैपिटल सी से शुरू हुआ, सीआर सी से शुरू हुआ, ये बैलेंस सीआर हुआ, सीआर यानी जमा हुआ। प्राप्त ऋण खाता, लोन लिया है हमने, दायित्व है हमारा, दायित्वों का बैलेंस सीआर, संपत्तियों का बैलेंस डीआर। लेनदार खाता मांग तोड़ो है, बैंक सर्टिफिकेट्स भी अपना मांग तोड़ो है। संपत्ति की पूर्तिकर्ताओं के खाते को शामिल किया जाता है। नाम शेष वाले खातों में देनदार का खाता, ये पैसे देगा हमें, दे ऋण खाता, बैंक खाता, बैंक में जमा, और निकाले हुए हैं ज्यादा यानी ओवरड्राफ्ट, तो वो जमा में। आर एंड ड्रॉइंग अकाउंट। अब देखो कई चीजें नहीं यार ट्रिक लगानी चाहिए अपन ने। पूंजी आप व्यापार ने दी, व्यापार के लिए दायित्व है, आप आहरण करियो, वो भी को पूंजी को उल्टो है को नहीं, तो पूंजी को जो बैलेंस हो भी को उल्टो आहरण हो सी। वास्तविक खाते, इनमें संपत्तियों से संबंधित खातों के नाम शेष होते हैं, जैसे भवन, सारी संपत्तियों का बैलेंस डीआर ही हुए। मशीन, फर्नीचर, विनियोग, प्रारंभिक रहतिया 21, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक 21, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कोई भी चीज है, अमूर्त संपत्तियां हुआ अपनी, ख्याति भी हमें गुडविल। इस प्रकार माल से संबंधित खातों में क्रय वापसी। अब ध्यान दीजिए, यहां मैं एक चीज आपको बताता हूं,
परचेज का बैलेंस ये बहुत पहले भी मैंने आपको बताया डीआर होता है, 90% डीआर ही होता है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में परचेज का बैलेंस सीआर होता है जिसमें हमारे पास रकम नहीं आती कभी और माल चला जाता है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड इत्यादि, डीआर टू परचेज। या नहीं तो कोई को नाम मान सका आप अब रुपया ले जावे भी आप कोई के देखो माल कद जैसी एक नगद जैसी कौन जैसी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो रुपया आया, रुपया बढ़ो तो कोई आदमी को नहीं। दूसरों के जैसी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी उधार, तो मोहन आज नहीं तो कल दे देसी, तो भी का नाम तो मान देना पड़े। गरा ले गया फिर भी चांस है, आग लग गई, माल बाढ़ में बह गया, दान में दे दिया कि कोई नाम नहीं आना है, तो भी स्थिति में परचेज सीआर हुआ, वरना तो सेल्स सीआर हो रहे हुए। पर ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू परचेज, माल का आहरण है तो कैश का आहरण होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश होता है ना। अब माल आग से नष्ट हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज, कोई कोई नाम गुनियान में अग्नि देवता ले गया, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, बाढ़। परचेज को बैलेंस क्यों है 90% डीआर ही हुआ है ज्यादातर आप प्रविष्ट, तो परचेज को बैलेंस डीआर हुआ है, परचेज को उल्टो पहले दो उल्टा हुआ है परचेज का भी, एक तो परचेज रिटर्न और परचेज को उल्टो परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को बैलेंस क्यों हुआ है। अब दूसरे तरीके में देखो, परचेज यानी खरीदना, तो सेल्स यानी बेचना होता है ना, सेल्स का बैलेंस क्या होगा सीआर। अब सेल्स का कहानी देखो, सेल्स को उल्टो सेल्स रिटर्न होवे ना, तो सेल्स रिटर्न को बैलेंस क्यों हुए, बेचेड़ो माल वापस आ गयो, समझ आ गई बात। किराया छपाई सॉरी जमा शेष होता है, क्रय खाते और विक्रय वापसी खाते का नाम शेष होता है, ये बात हो गई हमारी। अभी अवास्तविक खाते, इन खातों में जमा व नाम दोनों प्रकार के शेष होते हैं। खातों की प्रकृति के अनुसार उन्हें नाम जमा खाने में लिख दिया जाता है, जैसे मजदूरी, वेतन, चौकी, भाड़ा, किराया, छपाई, टेलीफोन वे, डाक तार वे आदि नाम शेष होते हैं। इस प्रकार किराया प्राप्त, कमीशन प्राप्त, बट्टा प्राप्त, ब्याज प्राप्त, लाभांश प्राप्त, विक्रय आदि खातों के जमा शेष होते हैं, अर्थात वे खाते और धानियों के खातों के नाम शेष और आय व लाभ खातों के जमा शेष होते हैं। यदि प्रश्न में किसी खाते के नाम या जमा लिखा होता तो उन्हें तलपट में उसी अनुसार दर्शाया जाता है। मैं तो जल्दी बोल गया, थाना भी याद कौन रहे हैं, पर वो शॉर्ट ट्रिक बताशू, मैं जितनी जल्दी बोलूं बिखो एक लाइन में उत्तर देशू, उत्तर की बात बता दूं। आगे आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट फुटा, ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएनएल अकाउंट में जिका खाता खुलेड़ा हुआ है बाको आप जिके ने नाम में साइड में लिखा ना डीआर में, ट्रेडिंग डीआर साइड हो सीआर साइड हो, और पीएनएल दोनों मान दू मैं पीएनएल सागे एक में बनाया करा बाद में, तो टू साइड में जितनी भी चीजें होसी ने बंग उसे को नाम शेष ही होसी हमेशा। पीएनएल और ट्रेडिंग की जिकी सीआर साइड होसी बंग उसे को जमा शेष होसी, बात क्लियर। दूसरे एक बात और कि जितना भी खर्चा है, अब एक नियम पढ़ो ना, मैं थाने पहले भी कहो कि अकाउंटेंसी जी की बात 3 नियमों पर ही आधारित है। तीसरा नियम के नाम मात्र खाता को समस्त हानियों एवं खर्चों के नाम करो, समस्त आय और प्राप्तियों के जमा करो। तो थाना अतो देखने है खाली कि आज को नाम अपने सामने लिखिड़वायो, जो तो लिखे ना डाक तार इत्यादि, वो खर्चो है या प्राप्ति है। प्राप्ति है तो सीआर और खर्चो है तो डीआर, बस इतना ही मामलो है। अब देखो सरल हो गया ना। अब विक्रय के देखो एक इसने नोट लाया है कि विक्रय के शेष को अवास्तविक खाते में शामिल किया गया है, क्योंकि जब तक माल नहीं बिकता है तब तक वो क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक किस में आता है, वस्तुगत खाता है। माल जी बिक्यो तो भी में लाभ हानि भी शामिल होगी, या तो आप प्रॉफिट पर बेचो या हानि का चांस बहुत कम है, पर आप प्रॉफिट में बेचो, और प्रॉफिट को अवास्तविक हुआ खातो जुगा बार आप सबसे लास्ट में पढ़ियो। अवास्तविक यानी नाम मात्र को खातो जी मैंने आप नाम मात्र कमा। अब निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर तलपटे
तैयार खींच के। अब तलपट आप 8वां एकदम सरल, देखो मैं बताऊं, पूंजी खाता सीआर कर दो के 5 लाख उठाना है, सीआर में लिखना है, कैपिटल नाम लिखना है। दूसरे के आरएन को बैलेंस डीआर, क्रय परचेज को बैलेंस डीआर, सेल्स को सीआर, क्रय वापसी खाता परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा है तो परचेज को डीआर और परचेज रिटर्न को क्यों दिसी सीआर, सेल्स को क्यों है सीआर, सेल्स रिटर्न को क्यों दिसी डीआर। प्राप्त ऋण खाता लोन रिसीव्ड चुकानो पड़सी, मांग तोड़ा है अपना, है ना, तो सीआर। बैंक डिविकर्स वो भी मांगे सीआर, बैंक खाता जमा है डीआर। लेनदार इको नाम देखो क्या लिखी है, क्रेडिटर, पहलो अक्षर क्या है सी, ये तो बड़ा सारा एस और लगा रखे हो भाई, क्या अलग बात है, पूरा नाम क्या क्रेडिटर ये है, जब पहलो अक्षर सी लास्ट अक्षर आर, बैलेंस खुद बता रहे हो सी आर। ए डेटर और बिल सी देखो आगे सीधे बता दूंगा। मजदूरी खर्चों है, खर्चों का बैलेंस डीआर। प्राप्त किराया खाता रिसीव्ड आगम होगी ना अपनी, समस्त आने हुए खर्चों के नाम समस्त आय और प्राप्तियों के जमा, तो इको जमा प्राप्ति है जल्द। बट्टा खाता, अब देखो बट्टा दो हुए, एक डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ, एक डिस्काउंट अलाउड भी हुआ। अलाउड हुआ वो डीआर और रिसीव्ड हुआ वो सीआर। बट्टो यदि आप दिया नाम आसी डीआर बैलेंस लिखे डवानो चाहिए, नहीं हुए तो भाई एक अपवाद की स्थिति हुए पर जया कमीशन प्राप्ति में लिखा, कमीशन भी डीआर और सीआर दोनों उसके, लेकिन प्राप्ति में लिखना चाहिए, डिस्काउंट ने डीआर में लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दे दो तो। अब देनदार खाता, अब व्यवहार देखो जी सीआर बताया ना भी मैं, इनमें भी देखो डेटर शब्द लिखे पहलो अक्षर डीआर और लास्ट अक्षर आर, तो डीआर लिख रखिए अगलो। दे बिल खाता बीपी, बीपी यही बढ़ जा कद बढ़ा है जब पहले सीआर हो है, मांग थोड़ा सी जदी तो बीपी हो सी। और प्राप्त बिल खाता बिल्स रिसीवेबल, इसका बैलेंस होता है डीआर, उच्चारण करके देख लो चाहिए बीआर डीआर मिलेगा तो बीआर डीआर। मशीन खाता संपत्ति है डीआर होता है, समस्त संपत्तियों का बैलेंस डीआर होता है, दायित्वों का सीआर। एकस्व संपत्ति है पेटेंट्स। पशुधन खाता लिव स्टॉक, अब आ संपत्ति है, घर आपने गाय वैसा संपत्ति को नहीं गए है ना, तो संपत्ति का बैलेंस डीआर। प्रारंभिक रहतिया खाता ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बाद में बताऊंगा, वो नीचे लिखा जाता है, पर संपत्ति है वो भी प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक संपत्ति। भूमि में भवन खाता संपत्ति डीआर बैलेंस। रोकड़ खाता कैश का भी बैलेंस डीआर। दान खाता पीएनएल में डीआर साइड में लिखा जाता है डीआर बैलेंस। आग से हानि खाता लॉस, समस्त हानियों खर्चों के नाम। विनियोगों के विक्रय पर लाभ खाता, अब विनियोग क्या है संपत्ति, तो विनियोग का बैलेंस तो क्या होता डीआर होता, पर विनियोग को बेचा और उस पर हमें लाभ प्राप्त हुआ तो लाभ का बैलेंस सीआर हो। इसको पूरा देखना चाहिए हमें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लाभ हुआ विनियोग को बेचने पर, इसलिए सीआर है। और केवल इन्वेस्टमेंट हो आया होगा कहीं दूसरे सवाल में आ जाएगा तो वो डीआर होता है। मूल्य रास खाता, मूल्य रास एक हमारा खर्चा है, पर कौन सा खर्चा है ये भी बात यहीं बता देता हूं मैं आपको, आगे वाले चैप्टर में भी आएगा। मूल्य रास हमारा एक गैर नगद व्यय है, नगद में वास्तव में नगद में कोई किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, तो इसका भी बैलेंस डीआर होता है। वेतन सैलरीज खर्चा है डीआर। डूबोतरण खाता बैड डेट्स डीआर। कमीशन खाता, अब देखो कमीशन में लिखे रहे हैं जमा, तो इको बैलेंस जमा होना है आपने। अब वो सवाल कर देसी टोटल चीजें लिख देसी डीआर सीआर, कोई भी चीज देखनी होती थी आराम से देख चुके, मैं सवाल बता दिया हूं ठीक। टोटल राशि 26,55,000 रुपया है ना। अब वो क्या तलपट का मिलान खाता बही की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण है क्या। तलपट का मिलान इस बात को स्पष्ट करता है कि लेखों में किसी तरह की गणितीय अशुद्धि नहीं है। जितनी राशि से व्यवहारों को नाम किया गया उतनी राशि से जमा भी किया गया। तलपट का मिलान इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि अब लेखों में किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं है। ऐसी कई अशुद्धियां हैं जो तलपट के मिल जाने के उपरांत भी लेखों में रह जाती है। यदि लेखे शुद्ध नहीं है तो उनसे बनने वाले अंतिम खाते शुद्ध नहीं हो सकते। अतः लाभ हानि सही व उचित लाभ की स्थिति और चिट्ठा क्या प्रदर्शित करता है आर्थिक स्थिति, वो सही नहीं होगी।
भूल की अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि और कुछ हिसाब की अशुद्धियां तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती। 4 प्रकार की अशुद्धि हो गए जो कि अपने तलपट ने मिलने से कोई प्रभावित कौन करे भाई, तलपट मिल जाए बस है। पहली देखो सरल है एकदम, और आंख के अलावा जितनी भी अशुद्धियां सी ने बंक सह के कारण तलपट में कोई ना कोई गड़बड़ आ जैसी डीआर सीआर में अंतर आ जैसी। पहली भूल की अशुद्धि, भूल ही गया है ना, तो तलपट मिलने से कोई दिक्कत को नहीं आवे। राम ने माल बेचो लिखनो भूल गया तो एंट्री कौन करी तो खाता बही में कोने सहायक बही हम कोने आयो, तलपट बना रहा खासा खाता बही सहायक बही की सहायता से, प्रविष्टियों की सहायता से खाता बही बनी थी, तो बम आई को नहीं दिक्कत खटाई, लिखना ही भूल गया। समस्या तो जद है कि जद होने से समस्या है, न होने से कोई समस्या को नहीं। यदि कोई व्यवहार भइयों में लेखांकित होने से ही रह जाता है तो इसे भूल की अशुद्धि कहते हैं। जब कोई व्यवहार लेखांकित नहीं होगा तो वह तलपट को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि न तो उसकी खतौनी होगी न ही वह खातों के योग और शेषों को प्रभावित करेगा। यदि कोई व्यवहार मुख्य जनरल में है, मैं तो लिख दिया, परंतु उसकी खतौनी दोनों पक्षों नाम और जमा होने से छूट जाए तो भी तलपट प्रभावित होने वाला, क्योंकि आप तलपट तो खाता भाई से बना रहा। जैसे राम को माल बेचा जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया, माल आग से नष्ट हो गया जिसका लेखा जनरल में कर दिया परंतु खतौनी करने से रह गए। दोनों ही प्रकार की जो गलतियां हैं वो भूल की अशुद्धि है और इनसे तलपट मिलने से कोई दिक्कत नहीं होती। हिसाब की अशुद्धि, अब हिसाब में तो आप कच्चा ही आगे क्या पक्का, हिसाब में गलती होने से भी तलपट मिल जाता है। इसमें गणितीय अशुद्धियां अधिक होती है, इस बात को ध्यान रखना। ये एक प्रश्न बनता है कि गणितीय अशुद्धियां जो होती है वो किस प्रकार की अशुद्धि में शामिल की जाती है। हिसाब की अशुद्धि में ज्यादा होती है। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में गलत राशि से लेखांकन, गलत खाते में खतौनी कर देना जैसे अशुद्धियां हिसाब की अशुद्धियां कहलाती है। इनका भी तलपट के मिलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राम को माल बेचा 1 लाख रुपए, हमने 10,000 लिख दिए, क्या फर्क पड़ गया? दोनों साइड लिखे हैं, टोटल में 90,000 कमाएंगे, दोनों साइड आएंगे, तलपट तो मिल गया। 5,000 की जगह 50,000 लिख दियो, कोई दिक्कत को नहीं। 45,000 एक्स्ट्रा लिख दिया, एक साइड थोड़ी लिखिया, दोनों साइड लिखिया। सिद्धांत की अशुद्धि, ये बात होगी सैद्धांतिक अशुद्धि। अब देखो सबसे बढ़िया उदाहरण आवेगा, आज तक कितना वर्षों से वही उदाहरण चाल दे, 14 वर्ष तो मन हो गया देखता हूं, पढ़ाते थे 20 से पहले भी मान लो मैं पढ़ रही हूं तो भी मैं तो वही उदाहरण देखे। मजदूरी यारो, मशीन खरीदी भी पर मजदूरी लगाई तो बा सैद्धांतिक अशुद्धि, बिना यदि मजदूरी खाता में नाम लिख दी तो ये कहता है मशीन खरीदी और क्रय खाते में नाम कर दिया, अलग चीज बता रहे। मशीनों को लगवाने की, इस उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं, मशीनों को लगवाने के लिए दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में नाम कर दिया। अब देख थाने मैं बताऊं इन्हें सरल और याद रहे कि नहीं रहे। 2 प्रकार का आप खर्चा हुआ है व्यय व्यापार में, एक पूंजीगत व्यय, एक आयगत व्यय। आयगत व्यय को पूंजीगत मान लिया और पूंजीगत ना आयगत मान लिया तो असैद्धांतिक अशुद्धि है। सिद्धांत अवहेलना कर लिया अपन। मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और भी पर आप बिन लगाने वास्ते 5,000 10,000 मजदूरी लगाई। बड़ी बड़ी मशीन हो 2 लाख 5 लाख 10 लाख की मशीन खरीदा, बिन लगाने वास्ते मजदूर भी तो चाहिए, तो बाकी में शामिल है, मशीन की लागत में शामिल है या अलग से मजदूरी है, कोई मशीन की लागत में शामिल है। ये वास्ते भाई को सिंपल से उदाहरण, आप बाजार गया, एक चीनी को कट्टो लियावा, घर में लियावा ना, आप कई के 2 किलो 5 किलो एक एक लियावा, यहाँ लियावा, कई जना सागे लियावे, तो आप एक कट्टो चीनी को सागे लिया या भी सागे तेल को 1 पिंपो लिया या और कोई चीज आप लिया या भी पर रेडी बढ़ो लाग्यो, तो आप यहाँ अलग से लिखांगे। यदि आपने घर में लेखो करता हूं तो वो क्या कर आप कि चीनी की लागत मान लो 40 रुपया किलो से 2,000 रुपया को कट्टो आयो 50 किलो और 100 रुपया आप रेडी बाड़ो चुकायो, तो आप 2100 रुपया के हिसाब से तो मान से ना चीनी आपने पड़ी 1 किलो को 2100 में भाग दे 50 को। या ये मान लो थारे यहाँ एक दुकानदार है, फुटकर विक्रेता, आपने गली मोहल्ला में जिगो रवे, आप भी 1-1 2-2 किलो चीनी लेवा, 40 रुपया थोक मूल्य है चीनी को, थे कट्टो लिया और चेबो लिया 40 रुपया मिलना है किलो के हिसाब से। 50 किलो गए तो 2,000 रुपया हो गया।
अब वो 2 कट्टा लिया हुआ है, वो अपन के हिसाब से देवे 1 रुपया तो कमासी खुद 41 दे रहे है, या 2 कमा रहे हो तो 42 रुपया किलो दे रहे हो, वो तो लाभ जोड़ रहे हो। 100 रुपया भी का कट्टा पर लागत हो रही रेडी बढ़ो, तो वो भी पहले निकाल ले बेबा। तो वो चीनी ने 42 में बेच रहे हैं, तो भी कमाई बा लागत जोड़ी कौन जोड़ी, बा अलग से मजदूरी थोड़ी लिखी कि रेडी बढ़ो अलग चीज है, कोई चीनी का कट्टा में लागत शामिल है वहां। यानी सैद्धांतिक बात यह है कि जो मशीन खरीदी उसके ऊपर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो उसकी लागत में शामिल होना चाहिए, न कि मजदूरी खाते में। इसलिए यदि हम मशीन लगाने में जो मजदूरी देते हैं उसको मजदूरी खाते में नाम नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो वह सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाती है। लेकिन उसके उपरांत भी तलपट मिल जाता है, क्योंकि मशीन का बैलेंस क्या होगा डीआर, मजदूरी का बैलेंस खर्चो है बिको बिक्यो सी डीआर, दोनों लिखी सी डीआर में लिखी सी को लिखी सी तलपट को योग तो बराबर है ना। रुपया वे भी कैश में दिया, दूसरा कैश दी। क्षतिपूरक अशुद्धि, एक की गलती दूसरों लुका लेवे थे करो ने गुरुजी, और तो एक मेरो नाम नहीं आवे, मतलब आपस में कर लेवे, ओ एक गलती करी ने आज जना बिकी पुना गुरुजी वो तो कौन करी बदमाशी, क्योंकि बिन बेरो है कि काल आपनो नंबर भी आओ, आपा भी कोई बदमाशी करांगा जो तो आपने काम आओगे भी नहीं कह क्षतिपूरक अशुद्धि। खतौनी में कुछ गलतियां इस तरह की हो जाती है कि एक के होने वाली गलती के प्रभाव को दूसरी एक या एक से अधिक गलतियां मिलकर समाप्त कर देती है, तो ऐसी गलतियां क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती है। जैसे मजदूरी के भुगतान की खतौनी करते समय 25,000 के स्थान पर 52,000 लिख दिए। अब देखो कट्टा को अंतर है, पहले बात देखो 17,000 को अंतर आ गयो ने। अब आगे देखें दूसरी तरफ क्रय बही से क्रय खाते में खतौनी करते समय 30,000 के स्थान पर 3,000 से खतौनी की गई। कितना को अंतर आयो 27 भी मैं कितो 27 हो को नहीं, मैं पहले 17 तो मैंने बोलियो 27 ही बोलियो ने 27 को है तो 25 और 52 में अंतर कितना को है 27 को, और ओ भी कितना को अंतर पूरा कर रहे 30 और 3 27 को। इस अशुद्धि का तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त अशुद्धियों का पता लगाना अत्यंत कठिन कार्य है। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो लेखा कार्य में दक्ष हो। सामान्यतः ऐसी अशुद्धियां अंकेक्षण कार्य के दौरान पकड़ी जा सकती है, लेकिन आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो सभी लोग, है ना, इसलिए आप पहले ही ये गलतियां दूर कर देते हो। यदि अंतिम खाते बनाने से पहले ऐसी अशुद्धियों का पता लग जाए तो तुरंत सही कर दिया जाता है, परंतु विपरीत परिस्थिति में यदि नहीं पकड़ी जाती है तो उस समय हम सुधार प्रविष्टियां करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का। अब देखो तलपट को मिलान को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां, सहायक पुस्तकों के योग में अशुद्धि। अब क्रय भाई का योग 10,000 से अधिक लग गया, दिक्कत आ जाएगी, तलपट नहीं मिलेगा, क्योंकि परचेज एक अकेला खाता आपका 10,000 से अधिक हो गया। सहायक पुस्तकों का योग अगले पृष्ठ पर ले जाने वाली अशुद्धि। एक सहायक भाई मान लीजिए बड़ी है, एक पृष्ठ पर आपने 26,000 रुपए लिखे, अगले पर आपने उसको 63,000 लिख दिया, तब दिक्कत आ जाएगी। सहायक पुस्तकों से खतौनी करने में अशुद्धि, हम खतौनी किससे करते हैं जनरल प्रविष्टियां और सहायक बहियों से, तो उसमें यदि कोई दिक्कत आ जाती है तब भी तलपट नहीं मिलेगा। खाता बही के खातों का योग करने और शेष निकालने में अशुद्धि, वहां एक यदि खाता प्रभावित हो रहा है तब भी आपका तलपट नहीं मिलेगा। तलपट में लिखते समय शुद्धि, अब मान लीजिए कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल 63,000 रुपए था, तो आपने कैश में तो 63,000 रुपए लिख दिए थे, उसका योग तो सही लाए, पर कैपिटल में 63 की जगह आपको थोड़ी लेट होगी काम करता करता ना 36,000 लिख दीजिए, या आप लिखता रवाने 563, तो बिना 536 लिखी जावे, ज्यादा काम करें जब गलती हो सके। अशुद्धियों का पता लगाना, तलपट नहीं मिलना इस बात को प्रदर्शित करता है कि लेखा पुस्तकों में अशुद्धियां हैं। यहां यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तलपट का अंतर कम है या अधिक, छोटे से अंतर को ढूंढने में भी बड़ी गलतियां मिल सकती है जो व्यापार में लाभ आने की स्थिति को प्रदर्शित कर सकती है। तलपट का मिलान न होने पर अशुद्धियां किस प्रकार हमें हटानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे बड़ा मजा आता है इस चीज में देखने में। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तलपट में यदि अंतर है तो तलपट को दोबारा जोड़ लगाएं,
यदि अंतर आ रहा हो तो अंतर की राशि का पता लगाकर देखना चाहिए कि अंतर की राशि के बराबर का कोई खाता तलपट में लिखने से रह तो नहीं गया। मान लीजिए 1000 रुपए का अंतर आया, तो आप खाता बही को देखें, उसमें कोई ऐसा खाता तो नहीं है जिसकी राशि 1000 है। फिर उसको देखें तलपट में लिखने से रह तो नहीं गया, 1000 लिख दिया, कोई बात नहीं, दूसरी गलती ढूंढे। यदि ऐसा न हो तो अंतर की राशि को आधा करो, 1000 का आधा करो 500। अब उसको विपरीत साइड में लिखना चाहिए, देखना चाहिए विपरीत पक्ष में गलती से तो नहीं लिख दिया है। जैसे मान लो डिस्काउंट था 500 रुपया, डीआर था। अब यदि आपने डीआर में डिस्काउंट 500 नहीं लिखा ना, तो अंतर कितने का आएगा, 1000 का आएगा सीआर में। तो आपने 1000 अंतर आया, उसका आधा करो 500, 500 की डीआर साइड में देखो कोई रकम तो है या नहीं है। यदि है थी खाता बही में और आपके लिखने से रह गई, तब उसका अंतर 1000 हो गया। यह देखना चाहिए कि रोकड़ बही से रोकड़ तथा बैंक खाते का शेष तलपट में लिख दिया तथा बट्टा खाते का शेष तलपट में लिखने से पूर्व बट्टे खाते में 3 खाने वाली रोकड़ बही के बट्टे खाने की पूर्ण खतौनी कर दी गई। तलपट का जो अंतर आया 999, उसमें 9 का भाग दें और देखना चाहिए कि यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो अंकों में परिवर्तन की अशुद्धि होने की संभावना है। जैसे 339 के स्थान पर 393 लिख दिया गया। जैसे 999 अंतर आया, आप 9 का भाग दीजिए, यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है 999 में पूरा जैसी 111 बार, तो को मतलब है कि इसो कोई अंक है जहां 339 ने थे 393 लिख दियो, या 536 ने थे 563 लिख दियो, ठीक है, 442 ने थे 424 लिख दियो, आमिल जिसे। यदि भाग पूरा नहीं जा रहे तो इसी अशुद्धि की संभावना कम है। सहायक बहियों के जोड़ करके उन जोड़ों को खाता बही में खतौनी से जांच करनी चाहिए। खाता बही में तलपट में लिखे खातों की पुनः जांच करनी चाहिए, कहीं कोई खाता लिखने से छूट तो नहीं गया हमारा। लेनदार और देनदारों की सूची का खाता बही से मिलान करके उनकी जोड़ करनी चाहिए। बहुत सारा नाम अपने गने देनदार और लेनदार का, कोई रह तो बन गए, 2 समस्या जली, राम से पैसा मांगा वो दे लोगों ने अपन से मांगा ना सारा दिन, ए राम पैसा दे दे पैसा दे दे, और कोई काम नहीं है, केवल राम पैसा दे दे, ये वास्ते तो पढ़ रहे है ना, वही उद्देश्य है बस पढ़ने, और क्या उद्देश्य है, और कोई दूसरा उद्देश्य है, एक अच्छे नागरिक बने। एक स्टेटस होता है हमारा कि हम आजकल ये समाज का हमारा दर्पण बन गया है कि हम रुपए से व्यक्तित्व की परिभाषा जानते हैं। ये जानते जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है उसका स्टैंडर्ड ज्यादा हो गया। सही कार्य होना चाहिए हमारा, हम ऐसा काम करें जिससे रुपए तो आए, क्योंकि आर्थिक जीवन हो गया है, ये जो युग है वो आर्थिक है, तो इसलिए हम पैसा तो कमाएं लेकिन एक उचित रीति और तरीके से कमाएं, कोई गलत कार्य हमारे द्वारा नहीं हो, क्योंकि हिसाब एक तलपट और आगे बनना है, एक बैलेंस शीट और बननी है जिसमें हिसाब एकदम बराबर होता है, वहां कोई गलती नहीं होती। वो जानते हो आप कहां बनती होगी, सबसे लास्ट में बनती है वो। बैलेंस शीट के तो बने सगड़ा खाता पूरा हो जाए तो बने, तो भी बैलेंस शीट में ने आपनो बहुत खाता जोड़ी जाएगा, बठे आपनो हिसाब होवे, ये वास्ते सही तरीके से आपा काम करा, सही तरीके से पढ़ा। और जब भी आपने सक्सेस हो जा, नौकरी 1% लोगों को मिलती है, 1% लोग नौकरी कर रहे हैं, केवल नौकरी के पीछे नहीं भागे, काम करें, बहुत सारा पैसा हम बहुत सारी अन्य चीजों से भी कमाते हैं। सरकारी नौकरी तो 1% लोग करें, तो आप जिको भी काम करा अपना घर चाल सी, बाकी 99% कोई भूखा थोड़ी बैठे, पर आप सही ढंग पर चला, प्लेटफॉर्म सही हो, ये बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आज तक आई सिखाई हूँ 14 वर्ष में, और सक्सेस भी हुए हैं। मैं उसका खुद भी आज मान लो चलो ऊपर वाले की कृपा हुई कि जब नौकरी मिल गया, और नहीं तो काम तो करता, घर परिवार तो चलता ही बिन सही चला मापा। तो तलपट आपनो भी सही होना चाहिए, डीआर सीआर बराबर, आपने संपत्ति बढ़ाओ। ये देखना चाहिए कि पिछले वर्ष के चिट्ठी में दिखाए गए सभी खातों के से सही राशि से खाता बही में लिखे गए। इतना करने पर भी तलपट न मिले तो छोड़ दो, फिर खेती रामायण के लिए है। सहायक पुस्तकों की प्रत्येक प्रविष्टि की खतौनी वापस देखनी चाहिए, समस्त जोड़ और शेषों को वापस जांच करनी चाहिए। यह कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा करना चाहिए
जिसने अभी बनाए गए तलपट में सेवाएं न दियो। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हो कि ओ काम सगड़ो और अति पड़ी थे लाइना किपा करवाना चाहिए, इस आदमी में करवाना चाहिए जिको ये तलपट बनाने में सहयोग नहीं करियो, जिको काम नहीं करियो। क्यों? मैं जिको काम करसूं लिखसूं ने, मैं यदि 3 ने 5 जोड़ दिया, 2 + 2 परीक्षा में हुआ कई बार 2 + 2 = 5। अब रीजर मर जाओ थे वो थे बिन थे 4 को मनास को दूसरो आदमी बता सी कह रहा ओ क्या कर रखे जना या माथे पर हाथ फेर सी कि दौड़ दो तो 4 ही हुए। कहने का मतलब क्या है कि जिकी गलती आपा कर दी ने 363 लिख दिया, आपा 336 की जगह आपा ने 363 सही लाग सी, 336 को नहीं दिख सके। ये वास्तव कही है कि दूसरे की सेवा लेनी चाहिए, जब दिन जल्दी दिख सी वह। एक बार एक बात है, वो पेपर साल जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल मेरी ड्यूटी लगी वीक में, एक बच्चों वो लेट आयो जना, पहले तो बिन थोड़ा रोड़ा कर डांटियो, फिर मैं लिख जल्दी से परीक्षा वो नाम लिख और लिख, वो नाम लिख दियो भी, मैं पिता को नाम भी लिख दीजिए तो वो नाम लिख दियो, मान लो नाम भी को कौन बताऊं, फिर मोहन खुद को नाम लिख दियो। अब भी वो लेट हो जावे ना बच्चों, जो थोड़ो घाबरो हो जावे ना, समझ गया, डर गया वो नाम लिख दियो मोहन, फिर मरतुई का देख लिख ले यार एक बार, अभी वो देख लिखे जब वो लिख रखियो मोहन पुत्र, वो आप लिख रखियो राम पुत्र दशरथ, जब वो मोहन तो आप और नाम लिखियो, बाप को नाम बियर हो लिखे, दशरथ ही लिखियो मोहन को। तात्पर्य की है कि वह गलती होगी वह दूसरे ने दिखेगी, खुद ने कौन दिखेगी। उचलती खाता, ये सब प्रयत्न करने पर भी यदि तलपट नहीं मिलता है तब भी, यानी देखो हम कई बार इस बात का आश्चर्य है, पहले इसको बता देता हूं मैं आपको, नहीं मिलता है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। एक बार आगामी वर्ष में जब हमें समय मिल जाएगा तब हम इसको भी सही कर लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं, ये इस बात को ध्यान रखना। यदि काफी प्रयत्न करने पर भी तलपट न मिल रहा हो तो व्यापारी द्वारा किन्हीं कारणों से अंतिम खाता बनाया जाना आवश्यक हो तो अंतर की राशि जिस खाते में हस्तांतरित करके तलपट मिलाया जाए तो उसे उचंती खाता कहते हैं। यदि तलपट का नाम पक्ष का योग जमा पक्ष के योग से अधिक है तो अंतर की राशि जमा पक्ष में लिखकर तलपट मिला दिया जाता है। इसी प्रकार यदि जमा पक्ष का योग नाम पक्ष से अधिक है तो नाम पक्ष में राशि लिखकर तलपट मिला दिया जाता है। यह खाता अल्पकाल के लिए अंतिम खाते बनाने के उद्देश्य से खोला जाता है। अगले वर्ष में अशुद्धियों के सुधार के पश्चात यह खाता स्वयं बंद हो जाता है। इस खाते का नाम शेष होने पर इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष, देखो डीआर है तो संपत्ति में जाने, और सीआर होने तो दायित्व पक्ष में। व्यापारी के पास कुछ व्यवहारों के बारे में पूर्ण सूचनाएं न होने पर भी उचंती खाता खोला जाता है। जैसे माल प्राप्त हो गया परंतु किसने भेजा इसका पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो ऐसी दशा में क्रय खाते को नाम करके उचंती खाते को जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार व्यापारी को बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर से राशि प्राप्त हुई है तो उसके पास सूचना न आई हो तो राशि किसके द्वारा भेजी गई सूचना लेखांकन से पूर्व खो गई हो तब भी उचंती खाता खोल दिया जाता है। जब सूचनाएं प्राप्त हो जाती है तो संबंधित खाते में नाम या जमा जो भी है वो कर देते हैं। अब एक अनुभवी